ताम्र पाषाण काल एक ऐसा काल जो कि अपने तांबे और पाषाण के उपकरणों के प्रयोग के लिए जाना जाता है। यह काल पाषाण काल के पश्चात और लौह युग के पूर्व आया। इस काल में मानव ने सबसे पहली बार किसी धातु की खोज की और वह धातु थी तांबा। उसी के आधार पे हमने इस काल का नामकरण किया ताम्र पाषाण काल। इसी के साथ इस काल में पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक बस्तियों का विकास हुआ। न केवल बस्तियों का विकास हुआ बल्कि वहां ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जो आगे चलकर आधुनिक भारतीय ग्रामीण जीवन का नींव या आधार बनाने में उपयोगी साबित हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका शिखर आईएएस क्लासेस के अपने प्लेटफॉर्म पे। आज अपनी संपूर्ण इतिहास की श्रृंखला में हम क्लास 6 के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम ये देख लें कि हम जिन ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों की बात कर रहे हैं वे भारतीय उपमहाद्वीप में किन क्षेत्रों में स्थित थे। इनमें पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि झूकर, झांगर, बालाथल, गिलुन, नागदा, आहार, कायथा, नौदा टोली, प्रकाश, बुगेरिया, दामाबाद, नेवासा, इनामगांव, चंदौली। इसी तरह से गणेश्वर, नोह, राजपुर परसू, अतरंजी खेड़ा, चिराग, केरल, पांडुराजा ढीवी, महिषदल इत्यादि। ये उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के स्थल हैं। इसके साथ में दक्षिण भारत में भी स्थल पाए गए हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे एक और मैप के माध्यम से। ये सभी स्थल जिस कालखंड में विकसित हुए, अगर उसकी काल की चर्चा हम करें तो हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास 2000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में विकसित हुआ। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि तांबे और पाषाण के प्रयोग पर आधारित यह सभ्यता 2000 से 1500 बीसी के बीच में, जो कि सैंधव सभ्यता का भी काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता का अगर हम परिपक्व काल देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास था। यानी कि एक पीरियड दोनों के बीच में कॉमन हमको दिखता है। यानी कि यह लोग हड़प्पा वासियों के समकालिक थे और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि हड़प्पा वासियों ने अपने तांबे की आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं लोगों से किया। जबकि इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इन लोगों ने हड़प्पा वासियों से जो उनकी तकनीकी विकास की चीजें थी उसको नहीं सीख सके। इनकी संस्कृति का एक बड़ा कमजोर पहलू था इनका तकनीकी रूप से अदक्ष होना, यानी कि अविकसित होना, जो इनके पतन का बड़ा कारण बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो तांबे और पाषाण के प्रयोग पर इनकी संस्कृति आधारित थी और हमने देखा कि तांबे का ये प्रथम उपयोगकर्ता थे। प्रथम धातु जो मानव द्वारा खोजी गई, जिसके आधार पर इनका नामकरण ताम्र पाषाण पड़ा। अगर हम तांबे में टिन को मिला दें तो हम देखते हैं इससे कांस्य निर्मित हो जाता है, जो कि सैंधव सभ्यता का प्रतीक है। सैंधव सभ्यता को हम
कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य तकनीकी रूप से एक उन्नत स्थिति को दिखाता है, बाद की स्थिति को दिखाता है। और किसी भी संस्कृति में जो सबसे उन्नत तकनीक होती है वही उसका प्रतिनिधित्व करती है और उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है। जब पहली बार ताम्रपाषाण लोगों ने तांबे की खोज की तो उसके आधार पर इनका नामकरण ताम्रपाषाण संस्कृति किया गया। तांबे में टिन को मिलाकर के जब कांस्य की खोज हुई तो कांस्य नई धातु थी, इस वजह से सैंधव लोगों को इसका श्रेय दिया गया और प्रतिनिधि के रूप में कांस्य को कांस्य युगीन सभ्यता से जोड़ा गया। इस तरह से एक और पहलू इस संस्कृति से जुड़ता है और वो है इसका ग्रामीण जीवन या ग्रामीण संस्कृति। हम ये देख पा रहे हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के लोगों ने छोटी छोटी बस्तियों का, ग्रामों का विकास किया। ये ग्राम वे ग्राम थे जहां पे कुछ ऐसे रीति रिवाज विकसित हुए या कर्मकांड विकसित हुए, आचार व्यवहार विकसित हुए, जो आगे चलकर आधुनिक ग्रामीण संस्कृति का आधार बने। इस बात को उल्लिखित करने का प्रयास किया है एक हिस्टोरियन है, पुरातत्वविद है, बीजी चाइल्ड। बीजी चाइल्ड की पुस्तक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, इस पुस्तक में इन्होंने तांबे के प्रयोग और उसके क्या प्रभाव पड़े इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा किया है और इस सभ्यता में उसके महत्व को दर्शाया है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये कुछ विशिष्ट पहलू थे जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों से जुड़े हुए थे। अब एक एक कर इन केंद्रों की चर्चा अगर हम करें, महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वे कहाँ हैं और हमारे लिए किस कारण से महत्वपूर्ण है, तो हमें बातें और स्पष्ट होगी। इस क्रम में हमने सबसे पहले राजस्थान को लेने का प्रयास किया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि राजस्थान के जो स्थल हैं ये खास नदी के आसपास विकसित हुए, जो कि बनास नदी थी और इसी कारण इसका नामकरण बनास संस्कृति के नाम से भी किया गया। इस नदी के आसपास जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसमें गणेश्वर, बालाथल, आहार या गिलंद जैसे स्थल थे, जिनमें अगर हम गणेश्वर की बात करें, ये वो स्थल था जो अपने तांबे की धातु के लिए जाना जाता था और इन्होंने हड़प्पा वासियों को तांबे की सप्लाई भी किया था। हड़प्पा के लोगों को तांबे की सप्लाई गणेश्वर के लोगों के द्वारा किया गया था। इसी तरह से बालाथल भी स्थल है और आहार जो स्थल है यहाँ पर बड़ी मात्रा में तांबे की खादानें, तांबे की वस्तुएं या उसके जो साक्ष्य हैं उसके मिलने के कारण हमने इसका नामकरण ताम्बवती कर दिया था। यानी कि ताम्बवती स्थल कौन है? आहार है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। इसी तरह से गिलंद का जो स्थल है यह जाना जाता है अपने घर के ढांचे और पत्थर फलक के उद्योग के लिए। यानी कि हमें पुरातात्विक रूप से दो ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां एक घर का ढांचा प्राप्त हुआ है और पत्थर फलक उद्योग की प्राप्ति हुई है, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभी स्थल हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार से अपने अगले सेगमेंट में हम देखें कि जो हमारा द्वाब का क्षेत्र है, विंध्य का क्षेत्र है या पूर्वी भारत का क्षेत्र है, उनमें कौन कौन से स्थल है। द्वाब के क्षेत्र की बात करें तो हम देखते हैं आलमगीरपुर, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, राजपुर परसू,
ये सारे महत्वपूर्ण द्वाब के क्षेत्र हैं। इसी तरह से अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो हम देखते हैं ये इलाहाबाद के पास के क्षेत्र हैं, जिनमें इमलीडीह, नारहन, सोधौरा, साराडीह, साईपाई जैसे स्थल प्रमुख हैं। अब इन स्थलों से मिले जो साक्ष्य हैं या इनकी जो महत्ता है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो अहिछत्र है इसके साथ एक विशिष्ट पहलू जुड़ा हुआ है। अहिछत्र लंबे समय तक प्रयोग में रहा है। सामान्य रूप में हमने बात किया कि ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग 2000 से लेकर के 1500 बीसी के बीच में रहे। हालांकि कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो कि 700 बीसी तक भी चले, जिनमें यह भी स्थल था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाद में पीजीडब्ल्यू संस्कृति आई, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति। पीजीडब्ल्यू क्या है? एक बर्तन है जो कि जुड़ा हुआ है उत्तर वैदिक संस्कृति के लोगों से। तो इस संस्कृति में बीआरडब्ल्यू बर्तन का प्रयोग होता था, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। बीआरडब्ल्यू काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे ताम्रपाषाण कालीन लोग। पीजीडब्ल्यू दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अहिछत्र जैसे स्थलों में हम ये देख रहे हैं, अतरंजी खेड़ा में भी, कि इन्हीं स्थलों पर पीजीडब्ल्यू के प्रयोग भी शुरू हो गए थे। और आगे चल करके हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब द्वितीय नगरीकरण होता है, यानी कि कुएं की शुरुआत होगी, सिक्कों के प्रयोग होंगे, यानी कि व्यापार वगैरह बढ़ेगा, लिपि यानी लेखन कला का विकास होगा, इत्यादि चीजें। तब तक यहाँ पे एक निरंतरता का क्रम हमको देखने में मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं कि साईपाई का जो स्थल है, यहाँ से तलवार व भाले के सिरे प्राप्त हुए हैं जो कि तांबे के बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम चिराग की बात करें, यह भी हमारे उत्तरी भारत का ही एक हिस्सा हम मान सकते हैं। तो यानी कि इसी से जुड़ा हुआ पहलू हम इसे कह सकते हैं, जो कि उत्तरी बिहार में आता है। पीछे पाषाण काल में भी हमने चिराग की काफी चर्चा किया है, चाहे पूर्व पाषाण हो, मध्य पाषाण हो या नव पाषाण हो। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चिराग एक महत्वपूर्ण संकट बना हुआ है। अब इस क्रम को अगर आगे ले जाएं हम, तो हम देखेंगे कि आज के बांग्लादेश के आसपास जो गंगा का मुहाना वाला क्षेत्र है, वहां पे आपको पांडु राजा ढीबी और महिषदल जैसे स्थल प्राप्त होंगे। यानी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ये दो स्थल हैं। यहाँ भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोगों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इसी तरह से मध्य भारत के क्रम में हम देखें तो जहां राजस्थान में बनास संस्कृति थी, बनास नदी के किनारे, फिर हमने गंगा दोआब का क्षेत्र देखा जो गंगा को आधार बना करके चली थी। यहाँ हम देखेंगे कि नर्मदा घाटी को आधार बना करके संस्कृतियों का विकास हुआ। इन सभी जगहों पर हम एक जो सामान्य बात देख रहे हैं कि किसी खास नदी के आसपास संस्कृति का विकास हो रहा है। ये एक विशिष्ट पहलू है इन लोगों का। इसके पीछे सामान्य उद्देश्य यही था कि जल की आवश्यकताएं जो है, तो चाहे सिंचाई के उद्देश्य हो, पीने का उद्देश्य हो, पशुओं के लिए हो, परिवहन हो, इस सभी में उससे आसानी होती है। तो नर्मदा घाटी के आसपास हम देख रहे हैं कि इस संस्कृति का विकास हुआ था, जिसमें कौन कौन से स्थल हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम स्थल आता है मालवा का, और यह जाना जाता है अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए। साथ ही यहाँ पर हमें चरखा व तकली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए हम मालवा को जानते हैं, साथ में चरखा व तकली भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह अगर हम कैथा की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वो स्थल है जिसे हड़प्पा की कनिष्ठ समकालिक माना जाता है।
यानी कि जब हड़प्पा समाप्त हो रही थी तब कैथा में ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास ठीक ठाक स्थिति में था। और ये वो संस्कृति है, कैथा में ये वो स्थल है जो प्राचीनतम मालवा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यानी मालवा तो पूरा एक क्षेत्र है जो कि एक विशिष्ट मालवा नामक स्थल से डेवलप हुआ था, और कैथा जो स्थल है उसे हम प्राचीनतम मालवा क्षेत्र के अंतर्गत भी रखते हैं। इसी तरह से केरल में हम देख रहे हैं कि किला बंद जो स्थल है उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जबकि ऐसे साक्ष्य कम मिले हैं। जो किला बंद आवास हैं उसके साक्ष्य हमें कम प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक स्थल हमारा है एरड़ का, जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश में आता है। इसी प्रकार गुंगेरिया जाना जाता है अपने सबसे बड़ी तांबे की निधि के लिए। साथ में नौदा टोली जाना जाता है अपने सबसे बड़े स्थल के रूप में और कृषि साक्ष्य के लिए। यानी कि इन सभी में जो नर्मदा घाटी क्षेत्र के स्थल हैं, इन सभी में सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है तो वो कौन सा है? नौदा टोली है, जहां से हमें कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से नागदा भी एक अन्य स्थल है। ये सभी मध्य भारत के स्थल थे। अब हम यह देखें कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में यानी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में वे कौन से स्थल हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के दो जिले यानी अहमदनगर और पुणे आधुनिक काल के, इन जिलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे स्थल मिले थे, जिनमें हम सामान्य रूप से इन्हें जोरवे संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह प्रतिनिधि स्थल था। यानी पहले खोजा गया और इसी के नाम पर हमने इस पूरे क्षेत्र को जोरवे संस्कृति के अंतर्गत रखा है, जिसमें अहमदनगर जिले के अंतर्गत जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है। इसी तरह पुणे के अंतर्गत चंदौली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, प्रकाश है और नासिक है। ये सभी बड़े ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगर इन स्थलों में इनकी विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं कि जो दैमाबाद का स्थल है ये जाना जाता है अपने नगरीकरण के लिए। इसी तरह से दैमाबाद के स्थल में हम हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी देखते हैं, और यह स्थल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह सबसे बड़ा स्थल था। यानी कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो स्थल था वह दैमाबाद था। जैसे मध्य भारत में यानी नर्मदा घाटी में हम नौदा टोली को देखते हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र के क्षेत्र में हम दैमाबाद की स्थिति को देखते हैं। यह सबसे बड़ा स्थल था। इसी तरह से यहाँ पर तांबे की वस्तुएं भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। अब हम अगर पूरे जनपद के अंतर्गत आने वाले स्थलों की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें चंदौली है, सोनगांव है, और जो स्थल सर्वाधिक चर्चा में है, जहां से हमारे लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, उनमें है इनाम गांव। इनाम गांव एक तो अपनी नगरीकरण के लिए भी जाना जाता है, यानी जिस नगरीकरण की चर्चा हमने दैमाबाद के लिए किया है उस नगरीकरण के साक्ष्य हमें इनाम गांव से भी प्राप्त होते हैं। साथ में इनाम गांव में किलेबंद खाई से युक्त एक बस्ती भी प्राप्त हुई है। इसी तरह से दूसरा पहलू हम देखेंगे कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और साथ में 5 कमरों का एक मकान भी प्राप्त हुआ है। यानी इनाम गांव से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण पहलू हो गए। एक तो ये यहाँ पे नगरीकरण के साक्ष्य हैं, दूसरा ये यहाँ पर किलाबंद खाई से युक्त बस्ती है, इसी तरह से यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और 5 कमरों के मकान भी यहाँ से प्राप्त हुए। अब अगर एक सामान्य रूप में इन सभी स्थलों को जोड़कर एक विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इनकी समाधान प्रणाली थी उसमें एक समानता थी, और वो क्या थी? वो ये थी कि यह कलश समाधान के अंतर्गत घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में जो बरियल सिस्टम इनका है, जो समाधान की प्रणाली है, सबको दफनाने की विधि है,
उसमें हम देखेंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को दफनाया जाता था। ये लगभग इन सभी क्षेत्रों में समाधान की एक विशेष पद्धति सभी जगहों पर पाई जाएगी। इसी तरह अगले क्रम में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है इसमें कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें सामान्य रूप में ये वो क्षेत्र है जिसे हम दक्षिण भारत के अंतर्गत रखते हैं। आज अगर हम जिनकी चर्चा करें तो ये आपके गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा जैसे स्थल हमें प्राप्त होते हैं, जो कि यहाँ भी लिखे हुए हैं, जिनमें ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, उत्तनूर, संगनकल्लू, पयमपल्ली और नागार्जुन कोंडा के स्थल हैं। ये एक विशेष कारण से और जाने जा रहे हैं, ताम्र पाषाण के नाते जो इनकी विशेषताएं हैं वो तो है ही है। एक विशेष पहलू जो यहाँ से जुड़ा है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर नवपाषाण कालीन संस्कृति बिना किसी विशेष लक्षणों को दर्शाए हुए अचानक ताम्रपाषाण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। इसी वजह से हम इन्हें नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति की भी संज्ञा देते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, नवपाषाणिक ताम्रपाषाण संस्कृति की संज्ञा इन्हें दिया जाता है। कारण क्या था? कारण यह था कि नवपाषाण संस्कृति बिना किसी बहुत संकेत दिखाए हुए, संक्रमण का संकेत दिखाए हुए अचानक परिवर्तित हो गई ताम्रपाषाण संस्कृति में। और यही ताम्रपाषाण संस्कृति आगे चल करके महापाषाण संस्कृति में परिवर्तित हो जाएगी और उसके बाद दक्षिण भारत में संगम काल आरंभ हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम बाद में दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। तो ये दक्षिण भारत के कुछ स्थल थे। अब अगर इन सभी स्थलों को कंबाइंड रूप में अलग से देखने के पश्चात एक निष्कर्ष निकाला जाए तो हम ये देखते हैं कि एक सामान्य विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं यहां से दिख रही हैं। पहले आर्थिक जीवन की शुरुआत करते हैं। आर्थिक जीवन में हमने जिन पहलुओं को लिया है वे हैं पशुपालन, कृषि। पशुपालन की अगर बात करें तो या इसके साथ और जोड़ दें तो हमने धातुओं को लिया है, हमने शिल्प को लिया है, हमने वाणिज्य व्यापार को लिया है। इनके अंतर्गत हम इनकी पूरी आर्थिक जीवन की पद्धतियों को समझने का प्रयास करेंगे। इस संस्कृति के लोगों के द्वारा पशुपालन तो किया गया, लेकिन देखने में ये आया कि पशुपालन का जो उद्देश्य था वह मांस था। हालांकि पशुओं का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों से किया जा सकता है। आप पशुओं से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो खाद्य है उसका प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं का प्रयोग आप सहयोगी रूप में कृषि में कर सकते हैं। पशुओं का प्रयोग आप परिवहन के रूप में कर सकते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि ताम्रपाषाण काल के लोगों ने पशुओं का सीमित प्रयोग किया। ज्यादा जो प्रयोग था वो मांस पर आधारित था। इसी तरह से अगर हम कृषि की चर्चा करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हल के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। यानी कि यह स्थिति यह दर्शाता है कि विस्तृत कृषि या गहन कृषि नहीं हो पा रही है। सीमित कृषि है जिसमें कहीं ना कहीं जो निर्वाह अर्थव्यवस्था है, यानी कि हम उत्पादन बस इतना ही कर रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए, अतिरिक्त उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं, अतिरिक्त उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं। इस कारण से कृषि में सीमित विकास की स्थिति दिखती है। हालांकि विभिन्न प्रकार के आपको अनाज तो जरूर दिखेंगे, जैसे जौ है, गेहूं है, चावल है इत्यादि। साथ में नौदा टोली एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां बड़ी संख्या में अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हमने पीछे चर्चा भी किया था कि नौदा टोली इसलिए भी जाना जा रहा है कि यह मध्य भारत का सबसे बड़ा स्थल था और यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में अनाज के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से धातुओं की अगर चर्चा किया जाए तो इनका प्रतिनिधि धातु या मुख्य धातु क्या है? तांबा। हालांकि इन्हें
कांसे की भी जानकारी थी, लेकिन उसका प्रयोग बहुत ही सीमित था। कांसे का जो प्रयोग था वह सीमित था। शिल्प के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि शिल्प में जो महत्वपूर्ण शिल्प इनके पास थे, वो सबसे बड़ा तो था मृदभांडों का, यानी कि अभी पीछे जो हमने चर्चा की BRW यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड इनके द्वारा बनाए जाते थे। जो मुख्य रूप से नदियों के किनारे मिलने वाले मृदभांड होते हैं, उनको ऑर्चर्ड पोट्री या OCP बोला जाता है, दूसरा मृदभांड। जब इनके ऊपर ये लाल रंग में होते हैं, दूसरा रंग में होते हैं, इनके ऊपर काले रंग से लेप कर दिया जाता है, तो हम वो ब्लैक एंड रेड वेयर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रमुख रूप में इनके बर्तनों को BRW से जोड़ करके हम देखते हैं, और यह इनका महत्वपूर्ण शिल्प था। इसी तरह से सूत की कताई और रंगाई भी इनका महत्वपूर्ण शिल्प था, जिसके साक्ष्य हमको मालवा से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ में मनके के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि कार्नेलियन और क्वार्ट्ज के बने हुआ करते थे, यानी कि इनका प्रयोग कहीं ना कहीं सौंदर्य प्रसाधनों में माले के रूप में या किन्हीं अन्य सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता था। बीट्स यानी मनके। अब अगर वाणिज्य व्यापार की हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि वाणिज्य व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। कारण क्या है? कारण को हम कृषि से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कृषि विस्तृत नहीं है, अतिरिक्त उत्पादन नहीं है, यानी कि सभी को अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ कृषि करना है। ऐसा कोई वर्ग मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है कि वह कृषि से अलग अन्य कार्यों को कर पाए। और अगर कृषि में उत्पादन ज्यादा होता तो कुछ लोगों के द्वारा कृषि करके ज्यादा अन्नों का उत्पादन किया जाता और एक दूसरा वर्ग मुक्त हो जाता। तो वो क्या करता? भोजन की आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरे प्रकार के क्रियाकलापों में अपने आप को जोड़ता, और इससे व्यापार वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों का विकास होता। कृषि की कमजोर स्थिति ने व्यापार वाणिज्य की स्थिति को भी कमजोर बनाए रखा। और कुछ इसके अपवाद हम जरूर पाते हैं, जैसे कि हमने अहिच्छत्र में देखा था कि वो लंबे समय तक संस्कृति चली, और वहां पर पहले PGW और बाद में वह NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, जिसका संबंध द्वितीय नगरीकरण से है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इस तरह से आर्थिक जीवन में ये सारे पहलू यहाँ पर जुड़े हुए थे। अब अगर सामाजिक जीवन की बात किया जाए तो चूंकि ये सभ्यता ग्रामीण थी और पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो बहुत ही सीमित हैं, ऐसे में बहुत कुछ तो नहीं जानकारी प्राप्त हो पाती है, लेकिन जो सीमित जानकारी प्राप्त हुई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू हम ये देखते हैं कि जो बस्तियों की बसावट है, यानी कि जो हमारी बस्तियां हैं वो कैसी हैं? वो दो प्रकार की हैं। एक गोलाकार है और छोटी है, जिसमें कि सामान्य लोग रह रहे हैं। दूसरी आयताकार है और बड़ी है, इसमें वह विशिष्ट वर्ग रह रहा है जिसको हम सरदार कह सकते हैं। तो ये एक सामाजिक स्तरीकरण को दर्शा रहा है। जो बसावट है उसमें कहीं ना कहीं एक स्तरीकरण की स्थिति को हम देखते हैं। और इनाम गांव का उदाहरण इस मामले में महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर स्थिति क्या दिख रही है कि जो शिल्पियों के मकान हैं वो पश्चिमी भाग में, जबकि सरदारों के मकान केंद्र में पाए गए हैं। इसके साक्ष्य हमको यहाँ से स्पष्ट रूप में प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जो समाधान प्रणालियां हैं उनमें भी हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति कुछ संपन्न है उसके शवों के साथ में चाहे पॉटरी हो, तांबे की वस्तुएं हो या अन्य वस्तुएं हो, वो ज्यादा संख्या में है या अच्छी गुणवत्ता की है। और यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके साथ नहीं भी है या है तो निम्न गुणवत्ता की है। तो उसमें भी एक सामाजिक स्तरीकरण की स्थिति हमको दिखती है।
यानी बस्तियों की बसावट और मृतक संस्कार पद्धति, ये दो वो पहलू हैं जहां से हम सामाजिक स्त्रीकरण की चर्चा देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम धार्मिक जीवन की चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि चूंकि एक आरंभिक ग्रामीण संस्कृति थी, इसलिए इनका पारलौकिक जीवन की समझ अभी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए तत्व चिंतन का अभाव था। यानी कि किसी भी प्रकार का जो आध्यात्मिक या पारलौकिक चिंतन है उसका अभाव था। इसी तरह से अनुष्ठानों की स्थिति ठीक ठाक थी, यानी कि कर्मकांड जो प्रणाली है वह यहाँ पर विकसित होती हुई दिख रही है। और हमने यह भी कहा कि आगे चल करके इन्हीं कर्मकांडों ने ग्रामीण संस्कृति की जो नींव है, कर्मकांडीय नींव है, उसका जो तैयारी है वो यहीं पर हमको देखने में मिलती है। इसी के साथ में अगर हम मातृ पूजा की बात करें तो मातृ पूजा के साक्ष्य पर्याप्त मिले हैं। बहुत सारे मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से? इनाम गांव से या मालवा से। इसी तरह से वृषभ पूजा के साक्ष्य भी हमको पर्याप्त मिले हैं मूर्ति के रूप में। तो मातृ पूजा हो रही है, वृषभ पूजा हो रहा है और हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो अग्नि कुंड है, यानी कहीं ना कहीं अग्नि की पूजा से जुड़ा हुआ जो पहलू है वह भी हमको यहाँ पे दिखता है। और विशेष तौर पर जो हमारे अहिछत्र आलमगीरपुर के जो क्षेत्र थे, जो कि बाद में चल करके पीजीडब्ल्यू में कन्वर्ट हो गए, उन क्षेत्रों से, क्योंकि ये क्या था, यह वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ पहलू था पीजीडब्ल्यू, और इस कारण से अग्नि कुंडों की बड़ी संख्या यहाँ पर देखने में आती है। इसी तरह से पुनर्जन्मवाद की स्थिति भी यहाँ पर देखने में आती है, वो हम समाधान के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो मृतक संस्कार पद्धति है उसमें हम चार स्थिति देख रहे हैं। यानी कि जो समाधान प्रणाली है, समाधान प्रणाली में हम पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, जहां पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रणाली विकसित थी, वहीं जो मध्य भारत के क्षेत्र थे यहाँ पर संपूर्ण समाधान प्रणाली, संपूर्ण समाधान यह प्रचलित था। पश्चिमी भारत में हम देख चुके हैं कि ये उत्तर और दक्षिण में शवों को दफनाते थे। इसी तरह से दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि पूर्व और पश्चिम में शवों को दफनाने की प्रणाली विकसित थी। ऐसे में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में समाधान प्रणाली को लेकर के एक विविधता दिख रही है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की है। और जो कॉमन पहलू था वो ये था कि सभी शवों के साथ में उनके उपयोग की या उनकी पसंद की कुछ जो जरूरी सामान होते थे, और वो चाहे तांबे के थे या कुछ बर्तन थे या अन्य वस्तुएं थी, वह उनके साथ में रख दिया जाता। इसी तरह से हम अगर इस सभ्यता के पतन की चर्चा करें, यानी कि अब तक हमने ये देखा कि यह पूरी संस्कृति किस क्षेत्र में थी, इनके केंद्र कौन कौन से थे, एक सामान्य विशेषताएं इनकी क्या क्या थी। अब अगर ये देखें कि ये संस्कृति कुछ विशेष पहचान क्यों नहीं बना सकी, यानी विकास के क्रम में जहां हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं या वैदिक संस्कृति को रखते हैं, वहां हम इनको क्यों नहीं रख पाए, इनके क्या वो नकारात्मक पहलू थे जिनके कारण इनका विकास सीमित हुआ या ये पतन की ओर अग्रसर हो गए। इस क्रम में सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो ये है कि कृषि की चर्चा हमने पीछे किया था कि है तो ये जरूर कृषि प्रधान संस्कृति ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ, लेकिन कृषि व्यापक स्तर पर नहीं हो रही है।
गहन स्तर पर नहीं हो रही है। इसमें तत्कालिक शोधों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो मध्य भारत का पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर उस दौर में वर्षा की जो मात्रा है वो सीमित हो गई थी, अल्प वर्षा हुई। तो अल्प वर्षा के कारण जो कृषि का विकास था वह ज्यादा नहीं हो पाया। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस संस्कृति के लोगों ने तकनीकी विकास पर ज्यादा जोर नहीं दिया। यानी कि अगर कृषि के क्षेत्र में देखें, पशुपालन के क्षेत्र में देखें, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में देखें, हम कहीं भी ऐसी स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं कि तकनीक का बड़े स्तर पर विकास हो रहा हो। अगर शिल्प की बात करते हैं तो कुछ मृदभांडों की चर्चा होती है, या जो कताई बुनाई है वस्त्रों के लिए उसकी चर्चा होती है। यानी कि केवल हमारी जो सामान्य उपयोग की चीजें हैं वही प्रयोग में ली जा रही थी, या उन्हीं पे काम हो रहा था। नवीन तकनीकी विकास के कार्य नहीं किए जा रहे थे। इन तकनीकी विकासों ने क्या किया कि जब वैदिक काल के लोगों का आगमन हुआ और उन्होंने तेजी से अपना विस्तार किया, क्यों? क्योंकि वो तकनीक के क्रम में बेहतर स्थिति में थे। ऐसे में ताम्र पाषाण कालीन लोग विकसित नहीं हो पाए और इनके पतन में यह एक महत्वपूर्ण पहलू बना। इसी तरह से तीसरा पहलू हम देख सकते हैं कि पशुओं का जो प्रयोग है इनके द्वारा सीमित स्तर पर किया गया, यानी पूरा लाभ नहीं ले पाए, यानी कि केवल मांस तक ही सीमित रहे, जबकि उनका प्रयोग परिवहन में हो सकता था, उनका प्रयोग अन्य खाद्य वस्तुओं में किया सकता था। वे सभी चीजें यहाँ पर नहीं हो पाए। साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में बच्चों के समाधान मिले, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी बीमारी या जीवन शैली में कुछ ऐसी समस्या थी जिसको ये जान नहीं पाए, और बड़ी संख्या में इनके यहाँ जो युवा था, जो बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई और ये रोक नहीं पाए। इससे एक पूरी जो पीढ़ी है वह नष्ट हो गई। तो यह भी पतन के पीछे एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। साथ में धातु के रूप में इन्होंने तांबे का प्रयोग तो जरूर किया, लेकिन वो बड़ा सीमित था। उसका प्रयोग कहीं इस स्तर पर नहीं दिख रहा है कि उससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन इनके जीवन में हुआ हो। कृषि में भी उसका प्रयोग नहीं दिख रहा है। उनका प्रयोग भाले के रूप में दिख रहा है, या सामान्य दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं, चाकू आदि में, वहां पे देखे जा रहे हैं। बड़े स्तर पर उस धातु का प्रयोग हमको नहीं दिख रहा है। तो यह भी एक पतन के पीछे महत्वपूर्ण कारण बना। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि इस संस्कृति के लोगों ने सिंधु वासियों से सीखने का प्रयास नहीं किया। हालांकि यह सिंधुकालीन लोगों के समकालिक थे और उनसे इनका जुड़ाव तांबे के आधार पर भी था, क्योंकि सिंधु वासियों ने इनसे तांबा प्राप्त किया था। लेकिन उनके तकनीकी विकास का लाभ यह सभ्यता नहीं ले पाई और ऐसे में इनका पतन हो गया। इन सभी कारणों का जो मिला जुला प्रभाव था, इसने इस संस्कृति के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो में। नमस्कार।